और उसी में आपकी फैमिली हो जाएंगी। तो ये है अपना प्लांट। अब एंजियोस्पर्म में सीड होगा, रेडिकल्स रूट बनेगी, स्टेम बनेगा, इस पर नोड होंगी। तो एक्सटर्नल इसको यदि हम देख लें तो मार्फोलॉजी, और इसके किसी भी अंग को काट के देखें तो ये एनाटॉमी। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, चाहे पूरे प्लांट का चाहे उसके पार्ट का। तो प्लांट एनाटॉमी स्टडी ऑफ पूरा मत लिखना ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बॉटनी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पूरी प्लांट का चाहे इसके पार्ट का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट बॉडी और प्लांट पार्ट्स, चाहे इसके पार्ट्स का अध्ययन करें। तो प्लांट एनाटॉमी का फादर कौन है? इयन ग्रीव। इयन ग्रीव is known as father of plant anatomy। और एंड्री वेस्लियम को मॉडर्न कहा जाता है। एंड्री वेस्लियम known as father of modern anatomy, आधुनिक इन्हें कहा जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्क किया के चौधरी ने, तो उन्हें कहा जाता है के चौधरी। के चौधरी is known as father of Indian plant anatomy। के चौधरी को अंडरलाइन कर दो। और एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। ये लिखी है इसाउल, के इसाउल। तो आपके 6 चैप्टर हैं। एक टिश्यू है, एक टिश्यू सिस्टम है, दूसरा डाइकॉट मोनोकॉट रूट है, डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम है, डाइकॉट मोनोकॉट लीफ है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है टिश्यू, तो डाल दें हेडिंग टिश्यूज। टिश्यूज
तो टिश्यू टर्म भी इन्होंने ही दिया, इयन ग्रीव ने। टर्म गिवन बाय इयन ग्रीव। और टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के फादर हैं फ्रेंचिस वाइकेट। फ्रेंचिस वाइकेट, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान के फादर। तो अपने लोगों ने उस बैच में साइटोलॉजी पढ़ रहे, एक सेल। अब सेल्स का ऐसा ग्रुप बना दिया जाए कि सेल्स का ग्रुप हो गया पूरा। एक सेल है तब तो कोई बात ही नहीं, उसके अंदर सब फंक्शन हो रहा और सब स्ट्रक्चर। लेकिन जब ग्रुप बन गया, जैसे अपनी सोसाइटी है, तो वहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर होता। किसान खेती कर रहा, जज न्याय दे रहा, वकील गवाह को प्रस्तुत कर रहे प्रमाण, अभियुक्त हैं, सब अलग अलग अपना काम कर रहे। तो जब मल्टी सेलुलर बॉडी हो जाती, चाहे प्लांट की चाहे एनिमल का, तो जाइलम काम करेगा, हम ले जाएंगे पानी। फ्लोएम काम करेगा, हम ले जाएंगे भोजन। पेरिन काइमा कहेंगे, हम भोजन संचित करेंगे। स्क्लेरिन काइमा कहेंगे, मजबूती। तो सब में डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, श्रम का विभाजन हो गया, सबने अपना अपना काम कर लिया। तो ऐसा टिश्यू का ग्रुप, ये अलग चीज़ है, उसका शेप अलग अलग हो सकता है, सिमिलर या डिसिमिलर, लेकिन उनकी ओरिजिन समान हो और फंक्शन समान हो, तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? टिश्यू। तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर और dissimilar shape of cells। शेप तो सिमिलर हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हैव कॉमन ओरिजिन, उत्पत्ति कॉमन हो, कॉमन ओरिजिन और समान काम कर रहे हो। एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन कर रहे हो। तो टिश्यू टर्म दिया इन ग्रीव ने, हिस्टोलॉजी अध्ययन को फादर है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर शेप्ड सेल्स have common origin and perform common function called the tissue। इसको हम टिश्यू कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए कार्ल नाइजेली, उन्होंने टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया और आधार क्या माना? आधार माना कि उसमें क्षमता है विभाजन की नहीं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता है, तो उनको कर दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और जिसमें विभाजन की शक्ति समाप्त तो हो गई, उन्हें कर दिया स्थायी ऊतक
परमानेंट टिश्यू। ये विभाजन किसने किया? कार्ल नाइजेली, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की क्षमता के आधार पर। तो परमानेंट टिश्यू में ये कैपेबिलिटी सेल डिवीजन की बनी रहती है। हैव द पावर ऑफ सेल डिवीजन होगी। एक सेल होगी, उससे कई सेल बन जाए। ये इमैच्योर सेल्स होंगी। इमैच्योर सेल्स होंगी। अभी कोई विभाजन नहीं होगा। ये नहीं होगा कि जाइलम हो, फ्लोएम हो, अभी सब अनडिफरेंशिएटेड हैं। अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। अभी न कोई पेरिनकाइमा, न कोई कोलिनकाइमा, न कोई स्क्लेरनकाइमा, सब एक समान है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और परमानेंट टिश्यू में ये विभाजन की शक्ति समाप्त हो जाती है। नो पावर ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की कोई क्षमता नहीं रहती। अब ये सेल्स मैच्योर हो जाते। कंसिस्ट ऑफ मैच्योर सेल्स। अब विभाजन हो जाएगा, पेरिनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा, तो यहाँ अनडिफरेंशिएटेड, तो डिफरेंशिएटेड हो जाए। सेल्स आर डिफरेंशिएटेड हो जाए। तो इसको कुछ समय के लिए रोक दीजिए और डाल दीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझो? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पावर तो होगी। एक सेल है, इससे 2 सेल बनेगी, 4 सेल बनेगी, डिवीजन हो रही बराबर। लेकिन प्लांट में क्या होता है? प्लांट में ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पर रूट की टिप पर ग्रोथ होगी और लीफ और स्टेम दोनों मिला दें तो सूट की टिप पर यहाँ ग्रोथ होगी। सूट की टिप पर ग्रोथ हो तो कोई ब्रांच बहुत लंबी हो जाएगी, कोई छोटी रह जाएगी। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है? डिफ्यूज्ड, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं कि एक उंगली बहुत लंबी हो जाए। कहाँ हो? एक उंगली बहुत लंबी हो जाए, कोई जा रहा हो, राक्षस पकड़ लो, और एक छोटी रह जाए, ऐसा नहीं होगा। डिफ्यूज सभी सेल्स में होगी। तो प्लांट की ग्रोथ है रेस्ट्रिक्टेड है, रूट टिप पर और शूट टिप पर। एनिमल में डिफ्यूज्ड है। तो ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? ये टिश्यू प्रेजेंट होगा रूट की टिप पर यहाँ और स्टेम की टिप पर यहाँ। तो इन प्लांट्स ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड, सीमित, रेस्ट्रिक्टेड, whereas in animals growth is diffused। तो कहां पर रेस्ट्रिक्टेड है? रूट की और शूट की टिप पर, आकार साइड द टिप।
टिप ऑफ रूट्स एंड सूट्स, रूट और सूट की टिप पर होगा। और ऐसा रीजन जहां पर सेल्स एक्टिवली डिवाइड हो, खूब सक्रियता से विभाजन हो, चाहे वो यहाँ चाहे वो यहाँ, तो इतना रीजन हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम रीजन है जहां पर सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती हैं। और मेरिस्टेम टर्म किसने दिया था? नाइजेली। The region where cells divide actively, region is called meristem, और टर्म यूज्ड बाय नाइजेली। और यही मेरिस्टेम रीजन हो गया और टिश्यू हो गया मेरिस्टेमेटिक, एंड टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम हो गया ए, और रीजन मेरिस्टेम हो गया ये, नाइजेली ने टर्म दिया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोशिकाओं में विभाजन होता, तो क्या होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर? देखेंगे यहाँ पर तो लोकेशन होगी, तो प्रेजेंट कैरेक्टर डाले, कैरेक्टर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहली चीज तो लोकेशन देखे, टिप पर होंगी, लोकेटेड एट टिप ऑफ रूट एंड शूट। और पावर होगी डिवीजन की, है पावर ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की पावर हो। अब थोड़ा समझ लो पहले फिर। तो देखें सेल्स अभी स्मॉल होंगी, आइसोडाइमेट्रिक होंगी, प्रोमिनेंट खूब विकसित न्यूक्लियस होगा, खूब घना कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होगा। अभी इनमें वैक्यूल होंगी नहीं, और होंगी तो बहुत छोटी होंगी और क्लोजली एक दूसरे के बहुत पास होंगी, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे। अभी जो सेल वॉल है थिन होगी, और ये प्राइमरी बाल की बनी होगी, अभी सेकेंडरी बाल नहीं होगी। और इनमें मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होंगी, तो रिजर्व फूड इसमें नहीं होगा। अभी इनमें प्लास्टिड भी प्रोप्लास्टिडिक स्टेज में होंगे। अभी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लेस डेवलप होंगे। अभी इनमें वैक्यूल नहीं होगी, होंगी तो छोटी होंगी। और इनमें इरगैस्टिक निर्जीव पदार्थ भी नहीं होगा, और इन सेल्स को वायरल भी इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वायरस, नो इन्फेक्शन ऑफ वायरस, ये सब कैरेक्टर इसी के होंगे। तो पहले तो लोकेशन हो गई, पावर हो गई, तो सेल्स आर स्मॉल, सेल्स आर स्मॉल छोटी होंगी, आइसो डाइमेट्रिक समव्यासीय होंगी,
पहले बाहर से चलो अंदर के लिए। सेल वॉल थिन पतली होगी और केवल प्राइमरी वॉल होगी, ओनली प्राइमरी वॉल। अभी सेकेंडरी वॉल नहीं होगी, नो सेकेंडरी वॉल। अभी द्वितीयक भित्त नहीं होगी। और सेल वॉल थिन और लचीली है। सेल वॉल थिन एंड इलास्टिक, लच जाती है, इलास्टिक होगी। प्रोमिनेंट लार्ज ए न्यूक्लियाई होंगे, हैव प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियाई। ये देखे खूब घना ये कोशिका द्रव्य होगा, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। और अभी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे। मेटाबॉलिकली एक्टिव, सक्रिय होंगी उपापचयी रूप में। तो रिजर्व फूड अभी नहीं होगा, नो रिजर्व फूड। अभी या तो वैक्यूल होंगी, नहीं होंगी तो बहुत छोटी होंगी। आइदर नो वैक्यूल्स आर स्मॉल, छोटी होंगी, स्मॉल वैक्यूल्स होंगी। ये क्या कर पूछ लो पूछ लो। तो या तो वैक्यूल्स होंगी नहीं या छोटी होंगी। और अभी इनमें कोई निर्जीव इर्गैस्टिक मटेरियल नहीं होगा, नो इर्गैस्टिक मटेरियल, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ये नहीं होंगे। अभी इसमें प्लास्टिड, प्रोप्लास्टिड के रूप में होंगे, प्लास्टिड्स इन फॉर्म ऑफ प्रोप्लास्टिड, प्लास्टिड से पहले की अवस्था होगी। अभी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम विकसित होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप होंगे। अभी इन पर वायरस की इन्फेक्शन नहीं होगा, नो वायरल इन्फेक्शन, वायरल की इन्फेक्शन नहीं होगा। अब इतना क्लोजली होंगे कि बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, सेल्स क्लोजली पैक्ड, सेल्स क्लोजली पैक्ड, दैट इज कंपैक्ट। तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, नो इंटर सेलुलर
स्पेसिस, तो टिप पर प्रेजेंट होंगे। एक सब ये शब्द भूल जाओ, 11-12 पॉइंट लिखा है, सब एक जरूर याद रखना। दे हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन, बराबर विभाजन की शक्ति होगी। तो क्लोजली पैक्ड होंगी, नो इंटरसेलुलर स्पेस, स्मॉल होगी, आइसोडायमेट्रिक होगी, सेल वॉल थिन होगी, प्राइमरी वॉल होगी, नो सेकेंडरी वॉल, थिन होगी, इलास्टिक होगी, प्रोमिनेंट और लार्ज न्यूक्लियाई होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल होंगी नहीं, होंगी तो छोटी होंगी, और इर्गेस्टिक मटेरियल नहीं होगा, प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया, और ये सब अभी अल्प विकसित हो। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर है, प्रेजेंट यहाँ पर होंगे। मेरिस्टेम बना किससे? मेरिस्टोज। मेरिस्टोज मतलब टू डिवाइड, टू डिविजिबल। तो ये हो गया कैरेक्टर। अब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहला क्लासिफिकेशन इनका ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। 3 टाइप्स, 3 on the basis of origin and डेवलपमेंट। ओरिजिन और डेवलपमेंट के आधार पर 3 प्रकार के। पहला प्रोमेरिस्टेम, और प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम और मेरिस्टेम। पहला इसको समझ लो, ये अभी बहुत ही इनिशियल, बहुत ही प्रारंभिक। कल अपने लोगों ने खत्म किया था कौन? जाइगोट बना, एक सेल। जाइगोट से हमारा इम्ब्रियो बन गया, कई सेल हो गए। इम्ब्रियो में भी पावर होती है डिवीजन। तो अभी ये इम्ब्रियोनिक स्टेज का है, मतलब यहाँ पर इनिशियल, बड़ा प्रारंभिक ये है, इम्ब्रियोनिक टिश्यू है। जैसे ही जाइगोट में डिवीजन हुई, कुछ कोशिकाएं बनी इम्ब्रियो, तो सबसे प्रोमेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम या ये इम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बहुत छोटी इनिशियल स्टेज। रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक स्टेज है, एज इम्ब्रियोनिक टिश्यू। इम्ब्रियोनिक टिश्यू
और ये जो है बहुत छोटी, इस ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल एरिया, ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया। और इसी से आगे चलकर क्या बनेगा, इसी से आगे चलकर आपका बनेगा दूसरा गिब्स राइज प्राइमरी मेरिस्टेम। गिब्स राइज प्राइमरी मेरिस्टेम, यही आगे चलकर प्राइमरी मेरिस्टेम बना। तो दूसरा डाल दें प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम तो प्राइमरी मेरिस्टेम की उत्पत्ति किससे हो गई, प्रोमेरिस्टेम से, इससे हो गई, इससे ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से उत्पत्ति हुई। वो करेक्टर मत लिखना जो 12-13 लिखा है, वो तो सब मेरिस्टेमेटी पढ़ रहे। तो प्राइमरी मेरिस्टेम उत्पत्ति हुई प्रोमेरिस्टेम से। कैसे, सेल्स का डिफरेंशिएशन होने लगा बाय सेल डिफरेंशिएशन, बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। सेल्स में पेरिनकाइमा कोलिनकाइमा बनने लगे बाई। और यही जो टिश्यू है ये पूरे प्लांट में प्रेजेंट है। कब से, बिगिनिंग से ही प्रेजेंट है, शुरू से ही प्रेजेंट है। तो जितने हर्बीवोरस है और जितने मोनोकाट है वो सब इसी के बने, प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही प्रेजेंट है और पूरे जीवन भर रहते हैं। अकर्स थ्रू आउट, थ्रू जितने शाकाहार हर्बेसियस शाकीय और जितने मोनोकाट सब इसी के बने हो। हर्बेसियस एंड मोनोकाट्स इसी के बने हो। करेक्टर वही रहेंगे और यही आगे चलकर क्या बनाएगा, यही बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो आगे पढ़ाएंगे परमानेंट। गिब्स राइज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और उसी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से हमारी ये प्राइमरी बॉडी बन जाएगी, विच फॉर्म प्राइमरी बॉडी, प्राइमरी बॉडी बना। और यही टिश्यू जिम्मेदार होगा ग्रोथ इन लेंथ, चौड़ाई में नहीं, मोटाई में नहीं, लंबाई में, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में बढ़े, ग्रोथ इन लेंथ। प्राइमरी बॉडी बन गई। तो ये प्राइमरी बॉडी बन गई। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, पिथरेज, पूरी प्राइमरी बॉडी इसी की बन गई। तो दो हो गए। तो प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो से बना। अब प्राइमरी मेरिस्टेम की क्या बना, इससे प्राइमरी मेरिस्टेम से बना प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और परमानेंट शब्द लग गया
तो क्या हो जाएगी, इसमें पावर नहीं रहेगी, डिवीजन की पावर नहीं रहेगी। तो इसी से आगे चलकर क्या बनेगा, तीसरा। तो तीसरा डाल दे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इनमें पावर तो रहेगी नहीं प्राइमरी परमानेंट, चाहे एपिडर्मिस हो चाहे कॉर्टेक्स, लेकिन इनमें पावर आ जाए पुनः विभाजन की, तब शब्द लिखते हैं क्या, डी डिफरेंशिएट। पावर आ गई तो उससे ये बनेंगे। तो ये किससे बनेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। किससे बनेंगे, फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम derived from primary permanent tissue। शक्ति तो वो खो चुके हैं, लेकिन शक्ति आ जाएगी जरूरत पड़ने। अपने में घाव लग गया तो घाव कैसे भरे, पेड़ में चोट लग गई तो कैसे भरे, भरना तो है ही। तो इनमें पावर आ जाती पेरिनकाइमा कोलिनकाइमा में पुनः विभाजन, और पुनः विभाजन किया जाए तो कहते हैं डी डिफरेंशिएट। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय डी डिफरेंशिएशन, बाय डी डिफरेंशिएशन। ये डी डिफरेंशिएशन से बनेंगे। आगे चलकर ये क्या बनाएंगे, उन्होंने तो आगे चलकर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाया, और वे आगे चलकर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगे। गिव्स राइज सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे थिकनेस, गर्थ, चौड़ाई, मोटाई में, वो लंबाई में, मोटाई में, गर्थ में। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ इन गर्थ, गर्थ और थिकनेस, थिकनेस में इसके लिए जिम्मेदार हो। तो प्रोमेरिस्टेम से बने प्राइमरी परमानेंट खो चुका शक्ति पुनः बन जाए तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के उदाहरण आपसे पूछा जाता है। तो इसमें देखें, यदि स्टेम है तो स्टेम में ये हमारी पहले की कैम्बियम है, डाइकॉट स्टेम, इसको कहते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। और जो बाद में बनेगी ये कहलाएगी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। तो स्टेम में कौन कौन हुआ, डाइकॉट स्टेम में इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको कार्क कैम्बियम। तो कार्क कैम्बियम ए और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ए, ये दोनों पूछे जाते हैं। यही आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन यहाँ पर एक लाइन अंडरलाइन कर देना, जो वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम, इसको कहते हैं इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। इसकी उत्पत्ति आप लोग जान रहे हो, सेकेंडरी नहीं है। इसकी उत्पत्ति कैसी होगी, प्राइमरी, क्योंकि ये जब ये बना तो यहीं पर आपको बताया था प्रोकैम्बियम से ही वैस्कुलर बंडल बना था। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, इसके उदाहरण लिख लो। इसके एज, पहले स्टेम लेना, एज इंटर
fascicular cambium and cork cambium of dicot stem। लेकिन इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ये प्राइमरी ओरिजिन में, बट इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी इन ओरिजिन, यही पूछा जाए, प्राइमरी इन ओरिजिन ऑफ डाइकॉट स्टेम। और रूट में क्या होगा? रूट में वैस्कुलर बंडल होते, रेडियल, जाइलम अलग और फ्लोएम अलग। रेडियल तो यहाँ देखो कैम्बियम है ही नहीं, तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो यही वैस्कुलर कैम्बियम बनेगी। तो वैस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम ये रूट के दोनों लिख लो। एंड वैस्कुलर कैम्बियम and cork cambium in dicot root, in dicot, ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम की एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनर। ये तीन प्रकार हुआ ओरिजिन, पहले तक कैपेसिटी के आधार पर परमानेंट, फिर ओरिजिन के आधार पर, अब डाले दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर भी थ्री टाइप्स। लोकेशन के आधार पर भी तीन प्रकार। पहला एपिकल मेरिस्टेम, शीरस्थ, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा, ये पत्ती नोड, तो ये अपेक्स पर प्रेजेंट होगा, अपेक्स पर। और है वो ही कौन सा जो अभी प्राइमरी पढ़ाया, तो किसके लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार है ग्रोथ इन लेंथ प्राइमरी। तो केवल आपको लोकेशन दिखानी है। तो प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट का अपेक्स पर होगा। कौन से है? इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। किसके लिए जिम्मेदार होगा? प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ को क्या कहते हैं? ग्रोथ इन लेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, मतलब ग्रोथ इन लेंथ, दैट इज ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ इन लेंथ, इसके लिए जिम्मेदार हो। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी,
इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो समझो, ये परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में होगा। टुकड़ा परमानेंट टिश्यू से टूट गया और उसी के बीच बीच में पड़ा, तो ये तो हो गया एपिकल मेरिस्टेम और ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो है ये भी यही, ये भी आपका प्राइमरी है। अब किसके लिए जिम्मेदार है? ग्रोथ इन लेंथ। लेकिन कैसी ग्रोथ होगी? लोकलाइज्ड। मान लीजिए गाय बकरी हर्बीवोरस प्लांट ने टिप खा ली, घास की टिप खा ली, तो क्या आगे बढ़ेगा नहीं तना? तब ये टिप गाय ने हर्बीवोरस प्लांट ने खा ली, एपिकल मेरिस्टेम, तो बीच वाला ये पड़ा लोकल है, तो यही क्या क्या करेगा? इसी से ग्रोथ होगी, लंबाई। तो ये केवल बीच बीच में है, लोकलाइज्ड, लेकिन है यही प्राइमरी मेरिस्टेम। इट अकर्स बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज के बीच, और लोकल है, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। और है ये भी प्राइमरी, आल्सो प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है इसी के लिए, ग्रोथ इन लेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में। बकरी गाय हर्बीवोरस ने खा लिए तो ये ग्रो करने लगेगी और लंबाई बढ़ने लगेगी। ये पाया जाता है, ये देखें सब लोग, ये नोड और दो नोड के बीच की दूरी क्या है? इंटरनोड। तो इंटरनोड के बेस पर, एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स of monocots like grasses, घासें, बाम्बू, बांस, सुगर कैन, गन्ना, और इसको अंडरलाइन करो, टेरिडोफाइटा में इक्यूसेटम पढ़ाया। इक्यूसेटम आपको बताया तो नोड पर, यहां पर क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड इक्यूसेटम टेरिडोफाइटा, इक्यूसेटम स्टेम, ये टेरिडोफाइट, ये एंजियोस्पर्म। ये तो पाया गया कहाँ? एट द बेस। और नोड के नीचे यहां पर पाया जाता है पोदीना में, तभी पोदीना आराम से टूट जाता। एट द बेस ऑफ नोड एज मिंट, पोदीना में बेस पर नोड यहां पर पाया जाता है, इसमें यहां पर पाया जाता। और जो पाइनस है, मोनोकाट की लीफ, लीफ के बेस पर, एट द बेस ऑफ लीव्स एज पाइनस एंड मोनोकाट्स, इनके बेस में पाया जाए। इक्यूसेटम का आप लोग अंडरलाइन करो, टेरिडोफाइट। तो दोनों सेम है, जब ये नहीं रहता है तो ये ग्रोथ करने लगता है। तीसरा, लोकेशन के आधार पर,
लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। तो वो अपेक्स पर है, बीच बीच में। और ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे लैटरल साइड, लैटरल साइड। अकर्स लैटरली, अकर्स लैटरली। तो ये तो लोकेशन है। इससे पहले इसी को अपने लोग क्या पढ़ चुके हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये किसके लिए जिम्मेदार हो गया? जो वहां था वो यहां, ये जिम्मेदार हो गया सेकेंडरी ग्रोथ, ग्रोथ इन लेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, responsible for secondary growth, that is growth in thickness, growth in thickness। एक चीज नहीं लिखा पाया, याद रखना, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो पहले लिखा है वो बिगिनिंग से नहीं बनता, वो कब बनता है? बहुत बाद में, लेटर ऑन ट्री, जब सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत पड़ती तब। प्राइमरी मेरिस्टेम शुरू से बनता और शुरू तक रहता, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम कब बनता है? जब सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत पड़ती। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन थिकनेस। तो इसके देखो, फिर आपसे पूछता है कि लेटरल मेरिस्टेम निम्न में कौन है? तो देखो, तने में इंटर फैसिकुलर और कार्क कैम्बियम, ये तने में। और रूट में वैस्कुलर कैम्बियम और ये कार्क कैम्बियम, ये दोनों हमारे लेटरल मेरिस्टेम है। एज एग्जाम्पल, एज इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम, इन डाइकॉट स्टेम। और डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम, कार्क कैम्बियम दोनों में कॉमन रहे, एंड कार्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम। जिम्नोस्पर्म में कार्क कैम्बियम का क्या नाम लिखा है? तो दूसरा फेलोजन, फेलोजन। ऊपर को काटा तो कार्क सेल्स, फेलेम, नीचे को सेकेंडरी कॉर्ट है फेलोडर्म, तीनों जोड़ दिए तो क्या बन जाता? पेरीडर्म। तो सेकेंडरी ग्रोथ समय पढ़ाएंगे ही। तो वैस्कुलर कैम्बियम स्टील के अंदर, ये वैस्कुलर कैम्बियम। अब ये कार्क कैम्बियम स्टील के बाहर, दोनों कैसे? लेटरल मेरिस्टेम इन डाइकॉट रूट, इन डाइकॉट रूट। तो है वही, अब की पोजीशन के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया। एपिकल और इंटरकैलरी दोनों लंबाई के लिए और लेटरल मोटाई के लिए जिम्मेदार है। दो क्लासिफिकेशन आ गए। रोक दो, यहीं पर रोक दो। आगे अभी क्लासिफिकेशन, और आपको इसमें एक थ्योरी पूछी जाती है
ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी, और एक पूछा जाता है, हाँ हिस्टोजन पूछे जाए। तो ये कल पूरा कर देंगे। फिर परमानेंट टिश्यू से, टिश्यू बड़ा है फिर बहुत जल्दी खत्म है। थोड़ा ही थोड़ा पढ़ो इस समय, गर्मी है, गर्मी बहुत। आज फिर भी कल से राहत है। तो मकान बन रहा